चलिए, कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? चैप्टर नंबर 61 पे रोल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें सीख लिया था? मीनिंग ऑफ पे रोल। कोई एक लोग बता दो जिससे मेरा दिल गदगद हो जाए। या आप लोगों को याद है पेरोल का मतलब? मीनिंग ऑफ पेरोल क्या होता है? पेरोल का मतलब सौम्या, किसके पास माइक है इस टाइम करंटली? अरे चैट जीपीटी बता दो, बता दो, बताओ पेरोल का क्या मतलब, क्या समझते हैं आप लोग पेरोल मतलब? नहीं? अच्छा, कल तो आया नहीं था ना, क्यों उस पर बोल रहे हो उसको? सौम्या बताओ, सौम्या को दो माइक, सौम्या को दीजिए। पेरोल वो होता है जो किसी भी एक एम्प्लॉय को टोटल अमाउंट एक सर्टेन पीरियड में मिलता है ना, मतलब पे पेरोल करते हैं सर, हम अगर पे हम किसी करते भी हैं। एम्प्लॉय की जो सर्विस लेते हैं उसके बिहाफ में एक सर्टेन पीरियड में जो अमाउंट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड पेरोल। पेरोल। देखिए लिखा हुआ है, पेरोल रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज दे प्रोवाइडेड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, जो कल क्लास अटेंड नहीं भी किए थे वो भी ध्यान समझिए, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ पेरोल का मतलब सीखे सर। मतलब किसी भी एम्प्लॉयज को जो भी चीजें हम पे करते हैं इन फॉर्म ऑफ बेसिक सैलरी, in form of dearness allowances, in form of traveling allowances, HRA, PF, whatever, that is called payroll। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसमें क्या है सर? इनेबलिंग द पेरोल। तो सर इसको इनेबल करेंगे टैली में, किस तरीके से पेरोल इनेबल्ड होगा वो करेंगे। जैसे ही F11 में जाके करेंगे, कहाँ करेंगे? F11। तीसरा क्रिएटिंग मास्टर्स। सर जैसे ही पेरोल को इनेबल करेंगे उसी तरीके से एक और मास्टर्स का लिस्ट बन जाएगा। जब क्रिएट करेंगे तो आता है अकाउंटिंग मास्टर्स, फिर आता है इन्वेंट्री मास्टर्स। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब अपन क्रिएट करते हैं क्या रहा? अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स। तो इसी के नीचे एक और आ जाएगा पेरोल मास्टर्स, जब हम इसको इनेबल करेंगे F11 से तब। ठीक है, ओके सर। और क्या सीखेंगे हम लोग? मास्टर्स क्रिएट करेंगे सर, देन रिकॉर्डिंग अटेंडेंस एंड ओवर टाइम। अटेंडेंस की हमने आपको बताया था कि अगर किसी की सैलरी बनानी है तो सबसे पहले आपकी क्या जरूरत पड़ेगी सर? उसके अटेंडेंस की, वो बंदा कितने दिन अटेंड किया था हमारे ऑफिस को, प्लस ओवर टाइम। अगर ओवर टाइम भी देना है तो कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया है। ठीक है, फिर पेरोल की एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और कौन कौन से रिपोर्ट जनरेट होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। राइट, ठीक है। यहाँ पे कल हम लोगों ने सीखा था एम्प्लॉयज, पहले पेरोल का मतलब सीखा था, फिर उसके बाद एम्प्लॉय के डिटेल की सर दो स्टाफ हैं और दो वर्कर हैं। दो स्टाफ कौन है सर? सुमित कुमार, करण कुमार। और दो वर्कर कौन है सर? राहुल कुमार और अनिल कुमार। ठीक है सर। फिर फॉलोइंग आर द सैलरी डिटेल्स। सैलरी का डिटेल्स है सर, पहला क्या सैलरी है? बेसिक सैलरी। पहला क्या है सर? क्या मिलता है इसको? बेसिक सैलरी, जो कि कैलकुलेट होता है सर किस पे? 26 डेज ऑफ मंथ। एक मंथ में 26 डेज सर, वो तो 30 दिन होता है, 26 क्यों? तो 4 संडे, इसको बोलते हैं वर्किंग डेज। क्या बोलते हैं? वर्किंग डेज। सर कैलेंडर मंथ में 30 डेज होता है, लेकिन वर्किंग डेज कितना होता है? 26 डेज सर। ओके, इसका मतलब एक्चुअल एक बंदे की सैलरी अगर पर डे की कैलकुलेट करनी होगी तो हमें कितने से डिवाइड करना होगा? 26 से, ना कि 30 डेज से। सारी बात समझ लो, क्योंकि वो महीने में कितने दिन आता है? 26 डेज आता है। फिर हम दूसरी चीज क्या, अच्छा इसका मेन हेडिंग क्या है? अर्निंग। पहला हेडिंग क्या है सर? अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय। इसमें बेसिक सैलरी है और क्या दे रहे हैं सर? ओवर टाइम। लेकिन ओवर टाइम किसको दे रहे हैं सर? स्टाफ को नहीं मिलता ओवर टाइम। स्टाफ को नहीं मिल रहा है। और क्या रेट से दे रहे हैं सर? 20 रुपीज एक घंटे में, 20 रुपए। अगर वो 20 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है महीने का तो 400 रुपए उसे क्या मिल जाएगा? ओटी। क्या मिल जाएगा? ओटी मतलब हाँ, मतलब
एम्प्लॉय लोग को नॉर्मली नहीं दिया जाता है। स्टाफ जो स्किल्ड वाले होते हैं उनको नॉर्मली नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो मंथली बेसिस पे होते हैं, तो ओवर टाइम नॉर्मली नहीं मिलता उनको। अब वैसे ये डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में भाई आप ओवर टाइम काम करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन वर्कर ऐसी श्रेणी है, लेबर क्लास, जिसको अगर आपको ओवर टाइम से, सब तो छोड़ो, अगर आपके घर में दाई बाई कोई गेस्ट आ गया एक्स्ट्रा काम कर दिए, अगर आप पैसा नहीं दिए तो नेक्स्ट टाइम से वो नहीं आएंगे सर। सारी बात समझ सर, उनको ओटी देना कंपलसरी है, अदरवाइज वो काम, ठीक। जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी और मदर इन लॉ आए हैं, तो 100 रुपये तो मैं उन लोग से दिलवाया कि 100 रुपये इनको एक्स्ट्रा दिया जाए, और 100 रुपये मैं बिना बताए दिया, और बोला कि गलती से भी कोई दिन अपसेंट मत कर लेना, मदर लोग थोड़ा बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज हैं, तो तुम नहीं आए ठंडी में बर्तन मांजेंगी। मुझे भगवान इतना कर्मनिष्ठ नहीं बनाया कि मैं बोल दूंगा मम्मी तुम मत मांजो, हम मांज देते हैं। मतलब लेकिन अंदर ही अंदर क्या होगा सर, समझ पा रहे हो बात को? तो खराब ना लगे। हम लोग को तो ऐसा है कि 4 दिन दाई नहीं आई, तो ये इतना भी नहीं है दिमाग भगवान दिया कि चलो हम ही लगा दे, पढ़ा रहे हैं। जैसा है सर, बैचलर लाइफ में सर हैबिचुएटेड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आदत है, ठीक। डियरनेस अलाउंस, फिर सर क्या पहला क्या मिला उसको, पहले हम लोग बेसिक सैलरी, फिर ओवर टाइम, फिर थर्ड चीज क्या मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस। नाम कितना प्यारा है, डियर, क्या बोल, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, महंगाई भत्ता। अच्छा, महंगाई भत्ता कंपनी मतलब कैसे महंगाई भत्ता देती होगी, जैसे मान लो मुझे महंगाई भत्ता यहाँ के स्टाफ को देना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक का कुछ नहीं मतलब कैसे मानेंगे कि भाई, ये तो हम कैलकुलेशन बेस्ड है, कैसे मानेंगे कितनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या ऐसे कि भाई कल टमाटर 40 था 60 हो गया तो इतना % बढ़ गया? किस चीज को आधार मानेंगे कि हम इतनी महंगाई बढ़ गई? कैसे एक्सपेंस, उनके एक एक एम्प्लॉय का एक्सपेंस पूछेंगे कि तुम्हारा पिछले महीने में कितना खर्च हुआ था, इस महीने में कितना खर्च हुआ है, या पहले एक महीने में कितना खर्च करते थे अभी कितना करते हो, ऐसा? नो सर। इन्फ्लेशन रेट हर साल गवर्नमेंट निकालती है, तो जितना इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर बढ़ता जाएगा उतना हम क्या करेंगे सर, एस्टिमेटेड। हाँ, इन्फ्लेशन रेट निकलता है सर महंगाई दर की, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितनी महंगाई बढ़ गई, तो उसके बेसिस पे कंपनी क्या करती है सर, डियरनेस अलाउंसेस देती है, ठीक है। जो कि इस क्वेश्चन में कितना दे रही है कि अगर आपकी सैलरी 5,000 से कम है तो आपको 20% ऑफ BS मतलब बेसिक सैलरी, और अगर आपकी सैलरी 5,000 के बराबर या उससे ज्यादा है तो आपको 10% बेसिक सैलरी का मिलेगा। तो पहला मिला बेसिक सैलरी, दूसरा मिला ओटी, तीसरा मिला डीए, और चौथा क्या मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस HRA। सर कितना है, बेसिक प्लस डीए का 30। हाउस रेंट अलाउंसेस मतलब घर के लिए किराया भत्ता, आप किराए घर पे रहते हो तो कंपनी क्या दे रही है आपको, किराया भत्ता, ठीक है सर। फिर आता है टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना मिल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट देगा, कितना देगा, एक फिक्स्ड अमाउंट देगा, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, डजंट मैटर, कितना मिलेगा सर, फिक्स्ड अमाउंट। फिर आता है सर इंसेंटिव, क्या आता है सर, इंसेंटिव, ये भी किसको मिलेगा सर, तो वर्कर को मोटिवेट करने के लिए हम क्या देते हैं, इंसेंटिव, क्योंकि हमें पता है कि अगर वर्कर को इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो काम कुछ भी नहीं करेगा। सर इम्प्लॉय का भी तो वही हाल हो सकता है, इम्प्लॉय कुछ हद तक चीज़ों को समझते हैं, उनको एक दो बार डांट दो तो वो पढ़े लिखे हैं, इंसान है, वो समझते हैं, आराम वो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वर्कर सर नहीं समझेगा। वर्कर को जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इम्प्लॉय को नहीं मिलता है सर, इम्प्लॉय को भी दिया जाता है, जितने भी मार्केटिंग के बंदे रहते हैं विदाउट इंसेंटिव वर्क
मतलब एक्चुअली जहां पे ना कंट्रोल नहीं रहता है, तो मतलब बॉस देख नहीं पाता है कि ये बाहर जाके काम कर रहा है कि नहीं, वहां पे क्या स्कीम लग जाता है सर, इंसेंटिव का। क्या लग जाता है, इंसेंटिव। तो कितना मिलेगा सर, वेरिएबल अमाउंट है, वो फिक्स्ड नहीं है, एज इंसेंटिव, बोनस एंड अवार्ड। तो 5 चीजें मिलेंगी एम्प्लॉइज वर्कर वगैरह को। पहला सर, दूसरा ओवर टाइम ओनली फॉर वर्कर, तीसरा डीएनएस अलाउंसेस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट और टोटल 6। ओके सर, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट आ जाते हैं सर, डिडक्शन। सर डिडक्शन मतलब कटौती, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कटौती। पहला था अर्निंग, दूसरा उस अर्निंग में से कितना पैसा उसके अर्निंग से काट लिया जाए। तो पहला क्या काट लिया जाएगा, पीएफ। क्या काट लिया जाएगा, पीएफ के बारे में आपको बताया था सर, पीएफ होता क्या है, बताइए कोई आप लोगों में से। हाँ, वेरी गुड। ये क्या है सर, पीएफ है, क्या है, पीएफ, प्रोविडेंट, राइट। इसमें पैसा कौन देते हैं सर, कौन कौन पैसा देता है सर, हाँ, एम्प्लॉय और डबल ई मतलब एम्प्लॉय और ईआर मतलब, तो कितना पैसा जमा करते हैं इसमें सर, एम्प्लॉय से काट लिया जाता है कितना, 12। और एम्प्लॉयर से भी कितना कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं सर, ये कंट्रीब्यूट करता है कितना सर। 12%। लेकिन ध्यान देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 12%, वो पूरा का पूरा पैसा पीएफ में नहीं जाता। कितना जाता है सर, 3.67 कितना चला जाता है सर, पीएफ में, और 8.33 कहाँ चला जाता है, पेंशन में। सर कहने का मतलब, कहने का दो फंड बन रहा है सर, एक और फंड बन रहा। एक और फंड, ठीक। सर इसका नाम क्या रहेगा, ईपीएस, ठीक। सर ये 12% तो डायरेक्ट यहाँ 12 आ जाएगा, प्लस लेकिन जब ये 12 कंट्रीब्यूट करता है ना, तो इस 12 में से 8.33 8.33 कहाँ चला जाता है सर, ईपीएस में। तो बैलेंस कितना बचता है सर, 3.6, ठीक है, 3.6। तो सर टोटल कितना हो जाता है यहाँ, 15.67 पीएफ का पैसा, और ईपीएस में कितना हो जाता है सर, 8.33, 24% का इस तरीके से डिवीजन हो जाता है। तो पीएफ का पैसा क्या होता है सर, लमसम मिल जाता है। हालांकि पीएफ का पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो इन बिटवीन भी, तो लमसम रिटायरमेंट के बाद मिलता है। लेकिन पेंशन का पैसा क्या होता है, लमसम नहीं मिलता, हर मंथ मंथली मिलता है बेस। आफ्टर रिटायरमेंट। सारी बात समझ में।
तो हम लोग क्या करेंगे सर, पीएफ का पैसा जो काट लिया जाएगा एम्प्लॉय से, सर कितना काटा जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर अर्न बेसिक सैलरी मतलब जो सैलरी है वो लेस देन 15,000 है तो उसके पीएफ से कितना पैसा काट लिया जाएगा, एल्स इफ इट इज इक्वल और ग्रेटर देन द 15,000, अगर उसकी सैलरी 15,000 है उससे ज्यादा है तो कितना काटा जाएगा सर, 18 मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम 1,800 रुपये काटा जाएगा। ये 15,000 का 12% कितना होता है, 18, तो मैक्सिमम 1,800 काटा जाएगा सर। और प्रोफेशनल टैक्स सर, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, बोला जाता है कि भाई जो लोग प्रोफेशनल हैं, लॉयर, सीए, सीएस, व्हाटएवर, जिसने प्रोफेशनल डिग्री डॉक्टर होल्ड कर रखा है, उनसे क्या किया जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स काट लिया जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं क्या कितना काटा जाएगा सर, बोल रहा है पीटी इज 0 इफ द टोटल अर्निंग इज लेस देन 7,000, 7,500 से अगर अर्निंग कम है तो आपसे प्रोफेशनल टैक्स नहीं काटा जाएगा। मतलब आप प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल डिग्री हायर तो किए हो लेकिन उसके लायक कमा ही नहीं पा रहे तो आपसे को छोड़ दिया जाएगा सर। दूसरा, अगर आपका अर्निंग 7,500 से 1 रुपए से लेके 10,000 है तो कितना काट लिया जाएगा सर, 175 रुपए। और 200 और 300, 200 रुपए नॉर्मली और इन फरवरी से लेके 300, अगर टोटल अर्निंग आपकी कितनी है सर, 10,000 से ज्यादा है तो दिस डिडक्टेड अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय द एम्प्लॉयर। प्रोफेशनल टैक्स भी काट लिया जाए। तो पहला हम लोग नंबर पढ़े क्या, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, लंबा चैप्टर है, एक ही चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा जिससे आप चैप्टर क्या कर सकें सर, लिंक कर पाए। दूसरा क्या पढ़ा सर, डिडक्शन। तीसरा आप क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, पॉइंट नंबर यहाँ मार्क कर लेना, पॉइंट नंबर 3, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी। अच्छा, डिडक्शन में क्या क्या चीजें कटेंगी सर, पीएफ कटेगा और क्या कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। गुड, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सर एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉयर क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो आपको अभी हमने जस्ट बताया सर एम्प्लॉयर क्या कंट्रीब्यूट करता है, 12% ऑफ पीएफ इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड द सेम अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। बोला 12% एम्प्लॉय से काटा जाता है और सेम अमाउंट कौन जमा करता है, एम्प्लॉयर। किस फॉर्मेट में, बोलता है 3.67% कहा जमा हो जाता है, पीएफ में, और 8.33, सारी बात समझ से इतना क्लियर, इतनी बातें कल हम लोग कर चुके थे सर। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे सर, ये तो हमने समझ लिया कि भाई कैसे क्या क्या काटना है, क्या क्या सैलरी मिल रहा है। अब हम लोग सीखने वाले हैं सर टैली में कैसे अकाउंटिंग करना, राइट। तो सबसे पहले आप कंपनी बनाओगे जिसका नाम क्या है, एसके एंड कंपनी बन जाएगा। यस सर, क्या फीचर्स में कुछ एक्टिवेट करना है, आंसर इज यस, करना है सर, ध्यान देना सर, क्या करना है, पेरोल स्टैटस, मेंटेन पेरोल, यस। और दूसरा इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। सर इन दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर है, इन मेंटेन पेरोल, इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। बहुत ऑर्गेनाइजेशन पेरोल मेंटेन करते हैं लेकिन कोई लॉ उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता, सारी बात समझ में, ठीक है। पीएफ एक्ट है सर, एक क्या है, प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, वो एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता, बस पीएफ मेंटेन करते हैं वो, मतलब पेरोल मेंटेन करते हैं, सैलरी, डीए, टीए, जरूरी नहीं कि पीएफ काटे या ना काटे क्योंकि सर एक्ट उस पर अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा क्या है सर, वो पेरोल भी मेंटेन कर रहे हैं और उनके ऊपर लॉ भी अप्लीकेबल है, इसलिए क्या लिखा है, इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, तो उनको एज पर एक्ट काम करना पड़ेगा। तो अगर उनके ऊपर पीएफ एक्ट अप्लीकेबल है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। हाई बात समझ, जैसे मान लो मेरे यहाँ पीएफ अप्लीकेबल नहीं है, तो पीएफ अप्लीकेबल किस पे होता है, नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय आपने रखे हो तो आपके ऊपर पीएफ अप्लीकेबल। मान लो मेरा पीएफ अप्लीकेबल नहीं है लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय को टीए डीए देना चाहता हूँ सर, एचआरए देता हूँ सर, तो उस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, पेरोल मेंटेन कर रहा हूँ लेकिन हमारे ऊपर
पीएफ, ईएसआई, इन सब का ट्रू कॉलम लिखा नन्ना आजकल। ठीक है, पेरोल मेंटेन। तो अगर स्टैच्यूरी अप्लीकेबल है सर, तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपको क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आपसे कुछ ऑप्शंस भरना पड़ेगा, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं क्या कर लेता हूं, एक कंपनी को, इसी कंपनी में क्या नाम है, एबीसी गारमेंट्स में F11 करता हूं और यहां आ जाऊंगा मेंटेन। सर क्या ऐसा हो सकता है कि पहले ऑप्शन को नो रखो दूसरे को यस रखो? ऐसा हो सकता है? पहले ऑप्शन को नो और दूसरे को यस, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। अगर पेरोल स्टैच्यूरीज, अगर आप पहले बोल रहे हो कि पेरोल मेंटेन करना है, वो उसको बोल दिया नहीं करना है, तब स्टैच्यूरी की बात आएगी क्या? जैसे आपको मिठाई खानी है लेकिन लाइट मिठाई खानी है, डॉक्टर बोल दिया कि कम मीठे वाला खाना है, लेकिन आप पहले ही बोल दे नहीं हम मिठाई नहीं खाएंगे, तो लाइट और से बात ही खत्म हो जाएगी, बात ही खत्म। कल मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे, बड़ा बुरा लगा। किसी ने लिखा था सोशल मीडिया में, जब ये हमारा ये इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया पे जीता रायपुर में, तो सोशल मीडिया पे एक लोग लिखे थे, विधानसभा का चुनाव हार कर मेंबर का चुनाव जीत के आए। नहीं समझा आपने, वर्ल्ड कप हार के। हाँ, मैं सलाम करता हूँ अगर ये लोग अपना दिमाग इस क्रिटिसाइज से हटा के कहीं और लगा दें ऐसे। बहुत दिमाग सर तेज ये सब दिमाग बहुत तेज दिमाग वाले ये सब क्रिटिसाइज इस लेवल का कर पाते हैं सर? आपको पता है कि गांव क्यों नहीं डेवलप हो पाता है सर? कि गांव के लोग जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपना दिमाग किस में लगाए रहते हैं सर? पूरा पॉलिटिक्स, 100%। कि वो गांव को गांव नहीं मानते सर, गांव को अपना परिवार मानते हैं। फलाना ऐसे किया, ढिकाना ऐसे किया, इसके घर में ऐसा हुआ तो उसकी बहू वहां चली गई, तो ये हुआ तो वो हुआ। पूरा दिमाग बुद्धिजीवी लोग कहाँ लगा रखे हैं सर? शहर में क्या होता है सर, कुछ बगल वाले से मतलब नहीं है, नहीं है। वो पूरा दिमाग क्या लगाया है सर, अपने काम पे लगाया है। गांव में तो पूरा मुखिया बैठ जाता है, मतलब हर घर की कहानी एक एक लोग, पूरा पंचायत पता है सर, पूरा सिस्टम से। देखिए, इसमें आपको बस क्या भरना है सर, डिडक्टर टाइप। ये जितने ऑप्शंस हैं इसमें कुछ नहीं करना है सर, आपको डिडक्टर टाइप पे चले जाना है। किस पे चले जाना है, डिडक्टर टाइप पे। क्या सेलेक्ट कर लेना है कि आप गवर्नमेंट कंपनी है या अदर्स हैं, तो क्या सेलेक्ट कर लेना है, अदर्स सेलेक्ट कर। और कुछ भरना है बोल रहे हैं, एक्सेप्ट द सब, बस और कुछ भरने की जरूरत नहीं है सर। कंट्रोल ए कर, कंट्रोल ए कर लिया हमने। पीएफ को क्या कर लिया, टैली में इनेबल्ड कर लिया। अब क्या बना रहे हैं सर, लेजर। क्या बना रहे हैं, लेजर। जिसमें पहला लेजर क्या है, HDFC बैंक। इसके अंडर में बैंक ओडी के अकाउंट, किसमें, बैंक ओडी, राइट। ठीक है, बैंक ओडी अकाउंट किसमें, बैंक ओडी अकाउंट में। ठीक है, बैंक ओडी अकाउंट में किसमें सर, मतलब ये लोन का अकाउंट। ठीक है सर, एम्प्लॉय ग्रुप बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं सर, क्रिएटिंग एम्प्लॉय ग्रुप। इसका मतलब सर, मतलब अब जो हम मास्टर्स बनाने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड हो गया सर, एम्प्लॉय ग्रुप। जैसे ही अगर आप देखोगे एम्प्लॉय ग्रुप, और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने जो चैप्टर्स बनाया है, जैसे हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, पेरोल मास्टर्स, इसी सीक्वेंस में हमने नोट्स बनाए। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे सर, एम्प्लॉय ग्रुप। सर कौन से ग्रुप है हमारे, स्टाफ,
वर्कर, राइट, दो ग्रुप। फिर क्या बनाएंगे सर, एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय अपने यहाँ है, 4 एम्प्लॉय, दो, 4 है पर्सन है, 2 स्टाफ है और 2 वर्कर। फिर क्या बनाएंगे सर, यूनिट, मतलब सैलरी किस बेसिस पे कैलकुलेट होती है, आवर्स वगैरह, डेज वगैरह। फिर क्या बनाएंगे सर, अटेंडेंस। क्या बनाएंगे, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, अटेंडेंस बनाएंगे सर, अटेंडेंस, ठीक है, कि कौन कितना दिन अटेंड किया। फिर क्या बनाएंगे, पे हेड्स। तो पे हेड्स मतलब सैलरी, डीए, टीए, ये सारी चीजें इसमें आएगा, पे हेड्स में, इसमें आएगा पे हेड्स। फिर क्या बनाएंगे, पेरोल वाउचर टाइप, फिर एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे, एंट्री, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चेक तो कर लो पहले, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, ठीक। ये नॉर्मल लेजर बनाएंगे, हाँ, क्योंकि लोन अकाउंट होगा, लोन अकाउंट होगा, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, उस एक बैंक अकाउंट का नेचर क्या है, ओवरड्राफ्ट। क्या नेचर है, ओवरड्राफ्ट। नहीं हो सकता, किसी कंपनी का ओडी अकाउंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे हमने लोन अकाउंट खोल रखा है बैंक में, लोन देंगे नहीं, लोन लेंगे बैंक से, को आप लोन देते हो? लोन लेंगे, ओडी अकाउंट है। जब आप लोग को लेजर का ग्रुप बता रहा था तो उसमें था बैंक अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट। तो हमारा ये बैंक जो है वो क्या है, ओडी नेचर, क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग ग्रुप बनाएंगे सर, एक स्टाफ प्राइमरी के अंडर में और एक ये बन जाएगा। फिर वर्कर बनाएंगे सर सुमित कुमार, किसके अंडर में, जैसा ऊपर क्वेश्चन में था स्टाफ था तो स्टाफ डाल दिया, उसका मेल वगैरह, अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं आप। और ये क्या डालना है सर, उसका पीएफ नंबर। क्या डालना है सर, पीएफ का एक अकाउंट नंबर होता है सर, बैंक में बैंक अकाउंट नंबर, पीएफ में अकाउंट खुलेगा तो पीएफ नंबर और ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, राइट, ईपीएस। तो हम लोग सर एम्प्लॉयज को बनाएंगे। फिर करण कुमार, करण कुमार का बना लिया सर, राइट। फिर राहुल कुमार, अनिल कुमार, ये 4 एम्प्लॉय बना लिए। फिर क्या बनाएंगे सर, यूनिट ऑफ वर्क्स। क्या बना रहे हैं सर, पहला आवर्स, क्या बना रहे हैं, आवर्स, आवर्स मतलब घंटे का सर, ओवर टाइम जो घंटे के बेसिस दिया जाए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, राइट, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2। फिर अनदर यूनिट क्या बना रहा है सर, मिनट्स, क्योंकि सर बहुत लोग 10 घंटे 30 मिनट, 10 घंटे 20 मिनट ऐसे वर्क कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या बना लिया हम लोग, मिनट्स। फिर क्रिएट अ कंपाउंड, कंपाउंड यूनिट भी बना लिया सर, आर ऑफ 60 मिनट। मतलब कोई 2 घंटे 30 मिनट किया तो यहाँ कितने यूनिट्स हो गए सर, 2 घंटे 30 मिनट मतलब कितने हो गए, 2 यूनिट हो गए सर, कंपाउंड यूनिट बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड यूनिट। एक बार आप हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए, आप लोग थोड़ा सा यहाँ से डिटेल नीचे पढ़ते जाइए अपने बुक्स में, बात नहीं करेंगे, करते जाइए, मैं 2 मिनट आया।
ठीक है, क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे हैं। यूनिट बनाने के बाद क्या क्रिएट करेंगे, अटेंडेंस। क्या करेंगे सर, अटेंडेंस। अटेंडेंस बना रहे हैं सर। पहला अटेंडेंस किस नाम से बन रहा है, प्रेजेंट के नाम से। ठीक है, और अटेंडेंस की टाइप क्या है, अटेंडेंस और स्लैश देके लीव विथ पे। इसका मतलब क्या होता है, अटेंडेंस टाइप में एक अटेंडेंस लिखा है तो समझ में आ गया सर। प्रेजेंट मतलब अटेंडेंस का लग रहा है, लेकिन लीव विथ पे क्या होता है। हमारा वर्क हो रहा है उसमें पेड लीव, यस, गुड सर। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती है 13 स्केल जैसा कुछ होता है, स्केल्स होते हैं, ओएल्स सर होते हैं। लीव विथ पे मतलब आप छुट्टी तो लोगे लेकिन आपको पेमेंट मिलेगा, मिलेगा। पेमेंट कटेगा नहीं। इसको बोलते हैं लीव विथ पे। क्योंकि हर कंपनी में सिस्टम होता है कि पूरे साल में 30 दिन 40 दिन की छुट्टियां आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसको आप लीव लोगे लेकिन आपकी सैलरी नहीं कटेगी, उसको क्या बोलते हैं, लीव विद पे। क्या बोलते हैं, लीव विद पे। पीरियड टाइप क्या है सर, किसमें दे रहे हैं, डेज में। किसमें देख रहे हैं, डेज। अटेंडेंस किस पे कैलकुलेट हो रहा है सर, 30 दिन 25 दिन 20 डेज में हो रहा है। फिर उसके बाद एक और क्या बना रहे हैं सर हम लोग, अटेंडेंस एक और बना रहे हैं किसका, एक प्रेजेंट का बनाया, दूसरा ओवर टाइम। राइट, किसके अंडर में, प्राइमरी। इसका क्या है सर, अटेंडेंस है प्रोडक्शन, जितने घंटे वो काम करेगा। कितना यूनिट क्या है सर, आवर्स, आवर्स ऑफ 60 मिनट। सामान गिरा के ऑफिस का कितना चेहरे पे खुशी है, मेरा क्या गया, गया तो सामने का है। ठीक, क्रिएटिंग पे हेड्स क्या हो गया, बेसिक। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हाँ। अरे वो सामान का ही चैप्टर चल रहा है तो क्या नहीं देगा। अब हम लोग क्या बना रहे हैं सर, कौन सा सामान बना रहे हैं, पे हेड्स का। पहला सामान क्या रहेगा, बेसिक पे। पहला सामान क्या रहेगा सर, बेसिक पे। किसके अच्छा, यहाँ जब हम लोग बनाएंगे ना तो इसमें कई ऑप्शन पूछेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, डिडक्शन, तो ये कई चीज रहेगा। तो सर ये सब किसके अंडर में आएगा, अर्निंग फॉर, ये बहुत ध्यान से आपको, कई बार आएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय डिडक्शन, ऐसा 3-4 ऑप्शन आएंगे। तो आपको बहुत सावधानी से इसको सेलेक्ट करना है। ये क्या है, बेसिक पे क्या है, क्या है बेसिक पे सर, क्या है बताइए, अर्निंग है। क्या है, अर्निंग। तो क्या ले लिया, इनकम टाइप क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल, फिक्स्ड है। इसके अंडर में सर कंपनी के लिए क्या है, ये खर्च। अफेक्ट करेगा नेट सैलरी, आंसर इज यस। क्या लिखा है, नेम टू बी डिस्प्ले पे स्लिप। जब पे स्लिप निकालेंगे तो उसमें क्या नाम से उसका दिखाना चाहते हैं, क्या नाम से दिखाना चाहते हैं सर, क्या नाम लिखा रहेगा, बेसिक। आप कुछ भी लिख सकते हो, बेसिक, बेसिक सैलरी, बीएस, कुछ भी लिख सकते हो सर। एंड यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी, ये भी एक रिटायरमेंट फंड होता है सर, है ना। अगर ग्रेचुटी के लिए यूज होगा, आंसर इज यस। तो कैसे कैलकुलेट होगा ये, अटेंडेंस के बेसिस पे। अटेंडेंस कैसा बना है सर, प्रेजेंट। कैलकुलेट पीरियड क्या होगा सर, मंथ बेसिस, मंथ ऑफ 26 डेज, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था 26 डेज के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। आ रही बात समझ में सर, मान लो कहीं पे सैटरडे संडे 2-2 दिन छुट्टियां होती है, एमएनसी में क्या होती है, सैटरडे संडे 2-2 दिन, तो वहां पे बताओ क्या लोगे आप लोग, यस 22, क्योंकि वर्किंग डेज कितना हो गया सर, 22 लगभग, कितना हो गया अप्रॉक्स 22 डेज, है ना। तो नॉर्मली सर क्या होगा, हाँ एमएनसी में सैटरडे भी छुट्टी रहती है। अच्छा क्या होता है, वेरी गुड क्वेश्चन सर, मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी सर, जिसका व्यापार कई कंट्री में फैला है, मतलब मोर देन 1 कंट्री, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल।
इसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा कौन सा बना रहे हैं सर, पे हेड्स ओवर टाइम, ये भी क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, फिक्स्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यस ओवर टाइम ऑन प्रोडक्शन ओवर टाइम। तीसरा डियरनेस अलाउंसेस, किसके अंडर में, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डियरनेस अलाउंसेस। लेकिन डियरनेस अलाउंसेस क्या, किसके बेसिस, जैसे यहाँ पे ये आपका जो कैलकुलेट होएगा ओवर टाइम, वो किससे बेसिस कैलकुलेट होगा सर, प्रोडक्शन, मतलब कितने घंटे प्रोडक्शन, किस पे यूनिट बना प्रोडक्शन का, आवर्स बेसिस, ठीक है। लेकिन डियरनेस कैसे कैलकुलेट होगा सर, सर डियरनेस ना किसी के ऊपर कैलकुलेट होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या था, डियरनेस में बेसिक सैलरी पे, तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे कैलकुलेशन टाइप, जब कोई भी कैलकुलेशंस किसी के ऊपर परसेंटेज लगा के कैलकुलेट करना है, वहां क्या सेलेक्ट कर लेना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब कंप्यूट किया जाएगा, क्या किया जाएगा। अच्छा, कंप्यूट और कैलकुलेट में अंतर समझते हैं, कंप्यूटेशन जैसे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन कैलकुलेट करना, कंप्यूटे उसको भी गणना बोलते हैं, इसको भी, लेकिन एक्चुअल एग्जैक्ट अंतर क्या है, कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन। बहुत वाले बोलते हैं इसको कंप्यूट कर दो, कंप्यूटेशन बना दो, बहुत लोग बोलते हैं इसको कैलकुलेट कर लो, क्या है दोनों में अंतर, हम्म, बताओ। अच्छा, कंप्यूटेशन वर्ड सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने, सुना है, इनकम टैक्स में देखोगे हर जगह आएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, वहां कैलकुलेशन क्यों नहीं आता है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, सर जहाँ पे प्रोसीजरल सिस्टम रहता है, मतलब प्रोसीजर वाइज स्टेप वाइज कोई चीज करना है, उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन। जो नॉन प्रोसीजर 2 by 2 कोई प्रोसीजर है क्या, कि पहले 2 ऊपर लिखना है उसके नीचे, ऐसा कोई प्रोसीजर हम सर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, कोई स्टेप बाय स्टेप सिस्टम नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, कैलकुलेट। जहाँ स्टेप बाय स्टेप कोई चीज गणना करनी, कैलकुलेट करनी, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशंस। तो ये क्या है सर, कंप्यूटेड वैल्यू है, किसी के ऊपर कैलकुलेट होगा सर, ठीक है। आप लोग को इतनी अच्छी अच्छी चीज बताता हूँ, मतलब सब्जेक्ट्स के से हटके, आप लोग वाह वाह नहीं करते क्यों, तो तारीफ नहीं करते सर, हाँ पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मुझे कोई टीचर या अभी भी कोई कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, कि मेरे मतलब होता है ना, कोई नई चीज कुछ बता दिया, कोई भी नई चीज किसी कुछ बताया, किसी के थ्रू सीखने को मिला, मेरे तो रहा नहीं जाता जब से उसकी तारीफ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज होती है ना, किसी से आप कुछ सीख रहे हो, है कि नहीं। एक तो जिसके लिए पे किए वो सीख रहा हो, तो चलो भाई ठीक है, बार्टर सिस्टम, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ सीख रहे हो, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ अब ये देखो, मैं इसको करके दिखाऊंगा आप लोग को, जिससे आप लोग को समझ में आए। डियरनेस अलाउंसेस यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया, एज कंप्यूटेड वैल्यू, जैसे ही एज कंप्यूटेड वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे, ये इंटरफेस आ जाएगा, और फिर वहां पे क्या सेलेक्ट कर लेंगे सर, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, किस पे कैलकुलेट होगा, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। तो मान लो कि सर जैसे क्वेश्चन रहता है, जैसे एचआरए है जो बेसिक प्लस डीए पे कैलकुलेट होगा, तो वहां पे हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड पे हेड, और यहाँ क्या सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब फॉर्मूला किस पे लगेगा, बेसिक पे, डीए मतलब, और कुछ एक दो आइटम और रहता तो इसमें हम क्या करते, फिर यहाँ ऐड पे हेड उसका नाम लिख देते। जैसे ही इसको एक्सेप्ट करोगे, इस तरीके से फिर सेम आप आ जाओगे यहाँ पे, कंप्यूटेड वैल्यू पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला हो गया, किस पे कैलकुलेट हो रहा है, अब यहाँ डेट डाल दीजिए, और यहाँ पे क्या बोला, अमाउंट अप टू 5000 रहेगा तो कितना मिलेगा आपको, डीएनएस से 20, अप टू लिखा है 5000, और 5000 से ज्यादा रहेगा तो कितना, ये क्या हाँ दिया हुआ था सर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में डीएनएस अलाउंसेस कैसे कैलकुलेट होगा, अगर आप पीछे पेज पलटेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, डीएनएस अलाउंसेस का कैलकुलेशन 5000 रुपए तक अगर रहेगा तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और 5000 से ज्यादा रहेगा तो 10%। तो जैसा था हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो जब भी किसी कैलकुलेशन बेस्ड पे कोई चीज रहेगा, तो यहाँ कैलकुलेशन टाइप में क्या ले लेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे ही कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही ये वाला इंटरफेस ओपन होगा सर, इस तरीके से
यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। जैसे ही ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे फिर ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, मतलब किस पे कैलकुलेट होगा, तो किस पे होगा सर, बेसिक पे होगा। मतलब एक दो और चीज रहता तो यहाँ ऐड पे हेड कर देते, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरफेस आएगा सर, फिर यहाँ पे आप डाल दीजिए कितने अमाउंट पे क्या, यहाँ पे दो चीज आता है, एक परसेंटेज आता है, एक वैल्यू आता है। मान लो अगर वैल्यू पे दे रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपए है तो हम 200 आपको डीएनएस, तो यहाँ परसेंटेज में लेके क्या ले लेंगे, वैल्यू। वो उसमें आता है सर प्रोफेशनल। यस, सारी बात समझ में, प्रोफेशनल टैक्स में आएगा। प्रोफेशनल टैक्स में यहाँ परसेंटेज वर्ड ना लेके हम लोग क्या ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे सर। कहाँ चलेगा परसेंटेज, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। परसेंटेज भी ले सकते हैं या वैल्यू भी ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। फिर हम लोग दूसरा कौन सा पे हेड बना रहे हैं सर, एचआरए। अब एचआरए को समझना, एचआरए भी क्या है, डायरेक्ट दे रहा है या किसी पे कैलकुलेशन है सर। एचआरए का कैलकुलेशन, अगर आप क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है तो आप पलट के देखिए, पीछे पेज पलटिए, देखिए क्या लिखा है एचआरए। जब अर्निंग फॉर सैलरी वाला जो लिस्ट था उसमें देखिए एचआरए कैसे कैलकुलेट होने के लिए बोल रहा है, बेसिक पे या बेसिक प्लस डीए, ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या लिखा है, यस, बेसिक प्लस डीए का। तो यहां हम क्या सेलेक्ट करेंगे कैलकुलेशन टाइप में, एज कंप्यूटेड वैल्यू। जैसे ही एज कंप्यूटेड वैल्यू पे क्लिक करोगे ये इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूट में ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला करेंगे तो ये स्क्रीन इंटरफेस आएगा। यहाँ ऐड पे हेड बेसिक से, बेसिक पे ऐड पे हेड डीएनए, इन दोनों पे वो कैलकुलेट होगा, किस पे होगा, इन दोनों पे, राइट। तो यहाँ पे देखो आ भी गया, स्पेसिफाइड फार्मूला किस पे लग रहा है, बेसिक पे प्लस डीएनए। सर कितना, यहाँ अमाउंट अमाउंट चक्कर नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज कितना, फिर क्या बना रहे हैं सर, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या है सर, फिक्स रेट है, 10,000 वाले को भी उतना ही देंगे, 5,000 वाले को भी उतना देंगे, चार्ज। तो हम यहाँ क्या ले लिया, कैलकुलेशन टाइप फ्लैट रेट, फिक्स है सर, मंथली बेसिस, ओके। सर कितना देंगे तो लिखा नहीं, अब जब हम लोग सैलरी डिफाइन करना सीखेंगे, क्या करेंगे, सैलरी डिफाइन करना, तो वहां पे हम अमाउंट डालेंगे। सारी बात समझ में। अभी हम कैसे कैलकुलेट होगा वो पे हेड्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पे हेड्स बना रहे हैं। अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि इसको कितना मिलेगा सर। फिर क्या आ गया सर, वेरिएबल पे, क्या आ रहा है सर, सर वेरिएबल पे मतलब इंसेंटिव, वेरिएबल पे मतलब इंसेंटिव की बात हो रही है सर। इंसेंटिव में क्या लिखा हुआ था अगर आप पढ़ोगे तो क्या था, नॉट फिक्स्ड, मतलब यूजर डिफाइंड है सर। क्या यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में क्या लेंगे, मतलब दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो पे हेड टाइप ध्यान देना, पे हेड टाइप क्या है सर, अर्निंग है, ये क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। सर ये कैसे फिक्स्ड है कि वेरिएबल है सर, वेरिएबल मतलब चेंज होता रहेगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है किसी एम्प्लॉय का, क्या ये वेरिएबल है सर, जो जैसा काम करेगा उसके हिसाब से है। अंडर सर ये कंपनी के लिए क्या है, इंडायरेक्ट, क्या सैलरी को अफेक्ट करेगा, यस। तब पे स्लिप में क्या नाम लिखना है, इंसेंटिव। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी है क्या, नो। तो ग्रेच्युटी क्या है, एक रिटायरमेंट फंड है, कभी होगा मैं डिटेल बता दूंगा। ग्रेच्युटी एक तरीके क्या है, रिटायरमेंट फंड, जैसे पीएफ है इसी तरीके से ग्रेच्युटी भी बनाई जाती है सर। फिर कैलकुलेशन टाइप कैसे कैलकुलेट होगा, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू सर, मतलब एंट्री के टाइम यूजर डिफाइन करेगा। क्योंकि सर हम पहले से जान सकते हैं क्या, पहले से डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो यूजर डिफाइन मतलब एंट्री के टाइम कौन डिफाइन करेगा, यूजर। सर हम मंथ के एंड में चेक कर लेंगे एक बार कि किस बंदे ने कितना अच्छा काम किया है, किसको इंसेंटिव कितना देना है, हम उसकी एंट्री कर लेंगे। आधी बात समझ में। और अब क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं सर, एम्प्लॉइज पीएफ कितना परसेंट, 12। ध्यान रखना किसकी बात हो रही है सर, पहले हम लोग अभी किसकी कर लिए सर, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय वगैरह के लिए। अब कंट्रीब्यूशन देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय पी, एम्प्लॉयर नहीं क्या,
अब आप ईमानदारी से बताओ कि ये पे है टाइप में क्या अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लिख दे? नो सर, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लिखेंगे मतलब ये क्या है, अर्निंग है ये एम्प्लॉय? नो सर, क्या है ये? एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी डिडक्शन, मतलब एज पर एक्ट, एज पर एक्ट उसकी सैलरी से क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। सर एम्प्लॉयर के लिए क्या ये खर्चा है? हाँ खर्चा है एम्प्लॉयर के लिए। क्या है ये? सर जो एम्प्लॉय, ये पैसा काट कौन रहा? एम्प्लॉयर काट रहा। उसके लिए क्या ये खर्चा है? क्या उसके लिए इनकम है? नो सर, ना खर्चा है ना इनकम। इस पैसे काटे हुए पैसे को वो जाके जमा करे, मतलब एक तरीके की लाइबिलिटी है ये। जो भी पैसा काट रहा है वो उसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी से कब मुक्त होगा, जब जाके ये पैसा पीएफ ऑफिस में जमा कर दे। हरी बात समझ में? तो ये एम्प्लॉयर के लिए क्या है, जो पैसा काट रहा है, लाइबिलिटी है। क्या है विनीता, है समझ में नहीं आया? थोड़ा सा तरीका और लोग पढ़ के आए क्या? बीकॉम पढ़ी है ना, तो बीकॉम में अच्छा, कोविड में निकला होगा क्यों विनीता? कोविड में ना, ये अच्छा बहाना मिला है स्टूडेंट लोग को। मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि कोविड में कहाँ ऐसा लिखा था कि आप क्या, सोर्सेस की कमी है, ऑनलाइन सोर्सेस कमी है। अगर आप कोई चीज सीखना चाहें, जैसे इनकम टैक्स आपके बीकॉम में था, क्या आप एक एक चैप्टर का अगर यूट्यूब में सर्च मारेंगे तो नहीं मिलेगा? सब पूरा कुछ डिटेल में एक एक चीज मिलेगा। हाँ, तब तो बताना चाहिए ना, तो फिर तो तब तो वो अच्छी चीज है। तब तो सर क्या लिखा है, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन। ये क्या है, ये क्या बन हम लोग पे हेड बना रहे हैं, एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन। अब इसके बारे में हमने बताया, इस 12% एम्प्लॉय की सैलरी से काट लिया जाता है, 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट। तो हम ये पैसे काट रहे हैं, ये काट कौन रहा, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर काट के क्या अपने पास रखेगा? नहीं सर, इसकी जिम्मेदारी है कि इस पैसे को पीएफ में जमा करे। तो एम्प्लॉयर जो पैसा काट के अपने पास रखा है वो उसके लिए क्या है, वो भी कौन सी लाइबिलिटी, और सर इसके उसमें क्या नाम रहेगा, पे स्लिप में क्या नाम से रहेगा सर? सर कैसे कैलकुलेट होगा ये, कैलकुलेट एज कंप्यूटेड वैल्यू। सर कंप्यूटेड वैल्यू में किस पे कैलकुलेट हो रहा है सर, बेसिक प्लस डीए पे। तो हमने पे हेड पे बेसिक प्लस पीए कर दिया, डीए कर दिया। और 15,000 तक रहेगा तो क्या परसेंटेज रहेगा सर, 12%। किसका 12% सर, बेसिक प्लस, सारी बात समझ में। और 15,000 से ज्यादा अगर रहेगा तो हम परसेंटेज ना करके क्या सेलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू। कितना, 80। आई बात समझ में सबको? फिर हम लोग क्या बना रहे हैं सर, प्रोफेशनल टैक्स। क्या बना रहे हैं? अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स में ईमानदारी से बताओ सर, क्या आना चाहिए प्रोफेशनल टैक्स में? हाँ, नहीं नहीं, ये टाइप क्या होना चाहिए, जैसे प्रोफेशनल टैक्स पे हेड, टाइप क्या होना चाहिए सर, पे हेड टाइप क्या होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय। अच्छा, ये प्रोफेशनल टैक्स कोई नियम कानून है, एक्ट है सर? यस। तो ये प्रोफेशनल टैक्स क्या होगा, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन। एम्प्लॉयर के लिए क्या है वो, करेंट लाइबिलिटी है। क्या है, करेंट लाइबिलिटी है सर। सैलरी को अफेक्ट करेगा, यस। सैलरी कम हो जाएगी सर, उतना काट लिया जाएगा उसके सैलरी से। क्या नाम से आएगा सर ये, डिस्प्ले होगा जब पे स्लिप बनाएंगे तो पीटी के नाम से। एज कंप्यूटेड वैल्यू, कैलकुलेशन पीरियड क्या है सर, मंथ वाइज कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये राउंड आप तो समझते ही हो आप लोग, नॉर्मल राउंडिंग मन मतलब, तो अगर 50 पैसे या उससे ज्यादा रहेगा तो ये एक में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे कम रहेगा तो जीरो में हो जाएगा। 1 रुपीज के लिमिट में ये क्या मल्टीपल में क्या होगा, राउंड ऑफ होगा। यहाँ देखो कितना बड़ा चौड़ा ये इन्होंने प्रोफेसर टैक्स कर लिया। क्वेश्चन में था सर कि 7,500 तक अगर किसी बंदे की सैलरी रहेगी तो, 7,000 से 10,000 तक रहेगी तो सर
और 10,000 से ज्यादा रहेगी तो 200। लेकिन 1 फरवरी से रेट चेंज हो गया था सर, 200 की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया 300। फिर 1 माह से फिर से रेट चेंज एज अर्लियर वाला रेट हो गया तो कितना हो गया सर? हाँ केवल अरे ऐसे डिपेंड करता है एक्ट में कोई भी अमाउंट। हाँ वही एक्ट में। हाँ हाँ अरे भावनाओं को समझो। दीदी के कहने का मतलब यही था कि भाई एक्ट में जो बातें लिखी हैं इस प्रोग्राम उसमें अमाउंट क्या हो गई चेंज। मुझे याद है मैं जब आर्टिकल शिप कर रहा था तो सर आए बोले कि ये रोहित ये प्रसाद है, ये खा लो और सब अपने कलीग को। मेरा ये कलीग बोला कि अरे ये क्या है, मतलब सर का प्रसाद है, मतलब सर ने प्रसाद दिया है, ये बोल के जब मेरे से क्या निकल गया पीछे सर बोले क्या नाम है, अरे ये मेरा प्रसाद थोड़ी ना है। तो भावनाओं को आदमी को पकड़ना चाहिए, पॉइंट्स को नहीं भाई। चलिए क्रिएट पे हेड फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ईपीएस एट द रेट ऑफ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, पे हेड किस लिए बना रहे हैं, एम्प्लॉय का नहीं किसका, एम्प्लॉय। अच्छा एम्प्लॉयर का सोच के देखो क्या आएगा सर डिडक्शन उसमें पे हेड टाइप में। एम्प्लॉय केस में है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, तो एम्प्लॉयर के केस में क्या आएगा। हाँ कंट्रीब्यूशन पूरा बोलो सर, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ये उसके सैलरी से काटा थोड़ी ना जा रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या आएगा। अच्छा इसके लिए क्या रहेगा सर, एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है सर, उसको अपने पास से देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है, पास से। कैलकुलेशन टाइप क्या है, एज कंप्यूटेड, क्या है एज कंप्यूटेड, क्लियर। कैलकुलेशन पीरियड मंथ वाइज सर, सर जो भी है बेसिक पे प्लस डी, ठीक है। और ये अमाउंट लिख दिया 15,000 तक इतना, 15,000 ज्यादा रहेगा तो इतना। अच्छा एक चीज आप लोगों को ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कितना लिखा है 8.33, 12% नहीं सर, कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है 8.33। चलो यहाँ तक आप लोग मार्क कर लो, फिर कल हम लोग सीखेंगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज बताना है, इसमें जो है कंप्यूटेड वैल्यू में हमने क्या किया है, ऐड पे हेड के बाद एक लगा दिया है सर, ऐड पे हेड के बाद आया है सर, इसको सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर सब्सट्रैक्शन। ये कल सिखाऊंगा आप लोग को कि यहाँ पे क्यों सब्सट्रैक्शन लगाए हैं, और यहाँ ऐड पे हेड के जगह पे क्या लेना, ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग मार्क कर लें, ठीक है। पेज नंबर 50 क्लियर है, यहाँ तक कंट्रोल में है ना सारी चीजें, कंट्रोल में है।